नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह रवाना हो चुके हैं। जहां आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी स्थित दयानंद स्टेडियम हेलीपैड पर वे पहुंचे और जहां वे आपको बता दें कि कंखल में स्थित प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे, जहां भगवान भोलेनाथ का विधिवत जलाभिषेक उनकी ओर से किया जाएगा, जहां पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 घंटे तक हरिद्वार के प्रवास पर रहने वाले हैं, जहां पूजा अर्चना के बाद वे दोपहर के लगभग 12:30 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता के सेनानी और भारत के रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ और उनकी सोच के साथ साथ अमृत साहस से देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी। उनका नेतृत्व न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रहा, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी उनका योगदान अमूल्य है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान कहा कि उत्तराखंड में अब स्थिति पूरे तरीके से बदल गई है, जहां पर लोग दोबारा से अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं, और जिससे कि रिवर्स माइग्रेशन का बढ़ावा लगातार सरकार की ओर से मिल रहा है। और इस अवसर पर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर लोग अपने गांव वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना, एप्पल मिशन, कीवी और अन्य बागवानी योजनाओं से ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, जहां सरकार के सहयोग से लोगों को अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो जहां पलायन थम रहा है, तो वहीं गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्बोधन में भी कहा कि 30 से ज़्यादा नीतियां बनाई गई, जो कहीं न कहीं रोजगार परक या रिवर्स पलायन को कराने के उद्देश्य हैं, ताकि लोग आएँ अपने घर पर, चाहे एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन है, या अभी आपने पिछली कैबिनेट में देखा कुक्कुट पालन को लेकर भी काफ़ी सब्सिडी की गई। पाली हाउस में जो है लगाने वालों को 80% ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। जो सोलर फार्मिंग की बात की मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, वो काफ़ी लोकप्रिय है और उस पर युवा सौर उत्पादन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं शीतकालीन पर्यटन भी जो शुरू हुआ है, शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है, 4 धाम यात्रा बंद होने के बाद, क्योंकि शीतकाल में भी लोग यहाँ पर आए और कहीं न कहीं पर्यटन का जो एक उद्योग है उसको भी बल मिले, और श्रद्धालु यहाँ आए, तीर्थयात्री यहाँ आए, आम पर्यटक यहाँ पर आए, तो उससे कहीं न कहीं जो रोजगार है सृजन होगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम मिलेगा, और जो रिवर्स पलायन है कहीं न कहीं उसको भी एक उसका मार्ग प्रशस्त। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध लोगों को बसाने का कार्य किया गया, और जहां मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं यह मुद्दा तेजी से सियासी सुर्खियों में आ गया है, जहां बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार अवैध लोगों और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जो बचाने का काम कर रहे हैं माना जाएगा, उन्होंने बचाने का काम किया। भाजपा लगातार इस पर मुखर है, भाजपा लगातार इस पर एक्शन में है, और हमको कांग्रेसियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। आज जो वोट चोरी की बात करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या ये नारा कांग्रेस ने नहीं दिया? क्या इस पर कांग्रेस अभियान नहीं चला रही? क्या अभी दिल्ली में कोई रैली होने जा रही है? तमाम बैठकें उनके उत्तराखंड में चल रही है वोट चोरी को लेकर। तो कौन चोर है? ये वही चोर है जो घुसपैठे जिनको हम बोल रहे हैं, ये उनको बचाने का काम कर रहा है। जब आप बचाने का काम कर रहे हैं तो बसाने का आरोप भी तो आप ही पर जाएगा ना, तो स्वीकारना पड़ेगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मुआवजा दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि यह मुआवजा राशि 6 लाख रुपए की थी और जिसे कि अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर जानकारी दी है कि जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी थी तब मानव और वन्य जीव संघर्ष में मुआवजा राशि मात्र 4 लाख रुपए थी और बीते वर्ष से इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया और अब इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि पहले आंशिक या गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ही मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि घायलों के इलाज होने पर और उसका खर्च पूरे तरीके से सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए। हमारी जब सरकार बनी तो मानव वन्य जीव संघर्ष में 4 लाख का प्रावधान था। विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया और इस वक्त हमने उसको 10 लाख कर दिया। और पहली बार उसके अलावा उसमें प्राविधान है आंशिक रूप से घायल या गंभीर घायलों को भी मुआवजे का प्राविधान था। हमने निर्णय लिया है कि जितना खर्चा इलाज पे आएगा वो सरकार वहन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्री एसआईआर के तहत 70% मतदाता सत्यापन का लक्ष्य रखा गया है और इसे लेकर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता विनोद चमोली की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर किया जा रहा विरोध विपक्ष की नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। पहले तो एसआईआर को समझना होगा और सीधे एक सेंटेंस में अगर समझा जाए तो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण है एसआईआर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और वोटर लिस्ट शुद्ध कैसे मानी जाएगी? जैसे जो मृतक लोग हैं जिनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में चले आ रहे हैं वो नाम हटने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति 2 जगह वोटर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो 18 साल से ऊपर के हमारे मतदाता हो गए उनके नाम उसमें जोड़ने चाहिए या कोई किन्हीं कारणों से अगर मतदाता नहीं जुड़ पाए तो उसका नाम जुड़ना चाहिए, ये तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे गंभीर बात है कि जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, अगर उसका कहीं नाम वोटर लिस्ट में आया तो उसका नाम हटना चाहिए, जो सबसे गंभीर बात है। और ये बात तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कही, हम भी मानते हैं कि किसी भी विदेशी को इस देश में वोट देने का राइट नहीं हो सकता, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि इस देश का नागरिक ही यहाँ का मतदाता होगा। तो हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसी के बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों के बढ़ते हमले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में वन्य जीव मानव संघर्ष लगातार ही बढ़ता जा रहा है और आए दिन हो रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि मामला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है और आरोप उनकी ओर से लगाया गया है कि सरकार इस गंभीर समस्या पर गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही है। प्रश्न सुबोध उनियाल जी का नहीं है, ये प्रश्न ऑन दी होल सरकार का है, पूरी उत्तराखंड सरकार का है। ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी एक ही मंत्री को दे दी जाए। ये इतनी बड़ी जो है, ये एक तरीके से मैं समझता हूँ जो घटनाएं होती हैं ये इतने बड़े लेवल पर हैं कि इसकी मांग कांग्रेस एक लंबे समय से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि एक लंबे समय से हम लोग कहते हैं कि भाई आप जब तक भालू बंदर इनका जो हमला है उसको नहीं रोकेंगे तब तक, बाघ हैं इनका जब तक आप हमला नहीं रोकेंगे तब तक पलायन जारी रहेगा। पूरे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, मैं इसका भी इसको भी मानता हूं, क्योंकि गांव के गांव खाली है। यदि आप जाकर देखें, यदि आप सर्वे करें तो गांव के गांव खाली है। यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल लोग जनता के साथ खड़ी है। जो जनता परेशान है, जो बेघर होना पड़ रहा है जिनको इन जानवरों के हमले से, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और सरकार को इसमें कोई बहुत उचित कदम उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी इसको। खबर देहरादून से ही है, जहां कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर हरक सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है और हरक सिंह ने जो बयान दिया है वह उनके व्यक्तित्व अनुभवों के आधार पर आधारित है।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीति में मर्यादा बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन राजनीति को व्यक्तिगत कटुता का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। मैं राजनीति में ये समझता हूँ कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। हमको ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहाँ एक और हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह राव जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटित हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है। अब खबर रुड़की से है, जहां मंडावली में स्थित बीजेपी के कार्यालय में बैठक के दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि उन्हें मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में अतः इस क्षेत्र से प्रेम है, जहां वह हमेशा यहां की जनता के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान विधायक को छोड़कर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते हैं और वह हर संभव मदद करने का प्रयास भी करते हैं। देखो, ये रहा कि जितना आशीर्वाद और प्रेम मेरे गांव वासी मुझे देते हैं और जो दिया है, उसके लिए मैं नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा के सामने प्रार्थना करूं और उनके जो मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएं, उसमें मैं खरा उतरूं और वो उनके काम कर पाऊं, यही प्रार्थना। देखिए, ऐसा है कि जहाँ किसी को कुछ दिक्कत होती है तो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। अब देखो, काम तो विधायक ने करने हैं ये, लेकिन यही है अगर वो रोके ना तो भी हम अगर कुछ सरकार से कराना चाहे तो उसे रोके ना तो भी हम काम करा ले, लेकिन वो तो ऐसा करता है ना कि भाई मेरे कोटे में यहाँ से कोई काम नहीं होना चाहिए, तो जो मेरे से हो जाता है वो मैं करता हूँ जनता के लिए। नहीं, वो ठीक है, वो तो जनता से तो अपील जब करेंगे जब इलेक्शन साहब में आ जाएगा। अभी तो यही है कि भाई कुछ करो ना करो, पर मेरा प्यार करना मेरे से मत छोड़ना, बाकी सब कुछ पीट लेना, मार लेना, लेकिन अपना प्यार जो है ना, उससे मुझे मायूस मत। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं में देहरादून में बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी आयोजित की, जहां बैठक में डीएम ने सभी विभागों से घोषणाओं पर हुई प्रगति की जानकारी ली है। जहां आपको बता दें कि लंबित मामलों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा काम करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन ने सुभारती कॉलेज के खिलाफ 87.50 करोड़ का
वसूली वारंट जारी कर दिया है। बताते चले कि यह कार्रवाई 6 साल तक 300 छात्रों से पूरी फीस वसूलने और फिर संरचना विहीन संस्था में रखने के मामले में की गई और जहां डीएम सविन बंसल ने इस पर सख्त बयान देते हुए कहा कि जनता के धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने भी डीएम से कॉलेज की पूरी वसूली की सिफारिश की है, जहां उन्होंने कहा कि राजस्व हानि अस्वीकार्य है, तो वहीं बड़े बकायेदारों पर भी विशेष अभियान चलाकर रोजाना प्रगति रिपोर्ट तलब की जाएगी। और इस कार्रवाई से प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि वसूली के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां भानियावाला क्षेत्र में रविवार की शाम करीब 6 बजे एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने की घटना सामने आई। जहां आपको बता दें कि पीड़िता अपने बच्चों के साथ दुर्गा चौक पर लगे ट्रेड फेयर से लौट रही थी कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले में बडोवाला के ग्राम प्रधान भारत नेगी ने भी पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए। अब खबर चमोली से है, जहां जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां आपको बता दें कि विशेषकर नीति घाटी में तापमान 0 से नीचे गिरने के कारण कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तापमान में गिरावट के कारण जल स्रोतों में पानी जमने लगा है, जहां क्षेत्र के बहने वाले छोटे छोटे झरने भी बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग इस कड़ाके की ठंड और हिमपात से प्रभावित हैं, तो वहीं विशेष रूप से सुबह और देर रात के समय में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। और जहां इस पर प्रशासन ने जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं जानकारी देते चले कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड के और भी ज़्यादा बढ़ने के आशंका को जताया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये नीति क्षेत्र की है, जहां पर जो छोटे छोटे झरने और तालाब हैं वे भी हिमपात में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे झरने भी अब पूरे तरीके से बर्फ की चादर से घिरे हुए हैं और जहां आप ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता दर्शाई है, उनकी ओर से अपील की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ने की आशंका को जताया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, लोग सावधानी बरतें और आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब खबर रायवाला से है, जहां आपको बता दें कि क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में सेना का वाहन सड़क के किनारे खड़े सीमेंट के मिक्सर ट्रक से टकरा गया और जहां आपको बताते चले कि ट्रक से टकराने के बाद यह हादसा सत्यनारायण मंदिर के पास हुआ है। उस समय हुआ जबकि सेना का वाहन हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रहा था, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन में सवार 4 सेनाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली रायवाला से पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जहां घायलों को आपातकालीन सेवा की मदद से तत्काल एम्स ऋषिकेश में भेजा गया। आपको जानकारी देते चले कि रायवाला के कोतवाली में पुलिस ने घटना की जानकारी रायवाला कैंट में भी दी है और जिसके बाद सेना पुलिस के जवानों भी जो है वो मौके पर पहुंचे और जहां कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने इस पर जानकारी दी है कि घायल सेनाकर्मी अपनी स्थिति बताने में सक्षम नहीं थे, इसलिए प्राथमिक उपचार के बिना ही उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। आपको बता दें कि अभी 4 सेनाकर्मियों का इलाज जारी है। तो देहरादून में सत्यनारायण मंदिर के पास रायवाला के पास यह हादसा हुआ है, जहां हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रहा था सेना का जो वाहन था और जो मिक्सर ट्रक होता है वो उससे भीषण टक्कर हो गई और जिसमें कि 4 सेनाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत यह रही कि
जो जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा और जहां उन्हें तत्काल ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि अभी जो चारों सेनाकर्मी हैं उनके जो हालात हैं वो इस समय अभी खतरे में बने हुए हैं और जहां जो तो चारों की स्थिति है वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सेना के तमाम कर्मी भी जो है वो इस समय पहुंचे हुए हैं, जहां पुलिस और सेना ने मौके पर मोर्चा को संभाल लिया है। लेकिन आपको बताते चले कि भीषण टक्कर के बाद चारों जो सेनाकर्मी हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए और जिनका ऋषिकेश एम्स में इस समय उपचार जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।